नमस्कार, मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है यूनियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यानी केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर और एमए फाइनल में जो पुस्तक चलती है भारतीय शासन एवं राजनीति, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा तो है ही ये। इसके अलावा जो विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बैंकिंग, रेलवे, बीमा, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये बेहद उपयोगी है। तो आपको जो है ये वीडियो शायद पसंद आएगा, क्योंकि आपके कंपटीशन से भी रिलेटेड और सिलेबस से भी रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं। तो कल अपन ने बात की थी केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में। अब अपन बात करेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कठिन समस्या आती है संघात्मक व्यवस्था में, वो केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का निर्धारण करने में आती है। तो हमारे संविधान निर्माता ने बड़े स्पष्ट और विस्तृत उपबंध इस बारे में किए हैं, ताकि किसी प्रकार का विवाद केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों को लेकर नहीं उत्पन्न हो। दरअसल संविधान का जो भाग 11, ये एग्जाम में कई बार आता है भाई क्वेश्चन, कि संविधान का भाग 11 और अनुसूची 7वीं, उसमें केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। भाग 11 का भी जो दूसरा चैप्टर है उसमें केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंध है। पहले अध्याय में केंद्र राज्य विधायी संबंध है और दूसरे अध्याय में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध है। तो क्वेश्चन आ जाए, केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? भाग 11 अनुसूची 7, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 73 में 73 में एक व्यवस्था की गई है कि केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यानी संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन्हीं विषयों तक सीमित होती है। अनुच्छेद 162 में प्रावधान है कि राज्यों की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। कहने का मेरा मतलब यह है कि राज्य सूची के विषयों पर जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास अंतर्निहित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 76 संसद की जो विषयों की जो शक्ति है उन पर केंद्र को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है, और अनुच्छेद 162 जो है वो राज्यों को प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करता है। इसके अलावा समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर प्रशासनिक अधिकार साधारणतः राज्यों को प्राप्त हैं, लेकिन राज्यों की ऐसी जो प्रशासनिक शक्तियां हैं उनको केंद्र की प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित किया गया है। दुर्गादास बसु का एक कथन है कि संघ सरकार की सफलता और जो दृढ़ता है वो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकतम सहयोग और समन्वय पर निर्भर करती है। यानी केंद्र सरकार तभी सफल हो सकती है जब केंद्र और राज्यों में अच्छा समन्वय बना रहे। तो हमारे संविधान में जो है प्रशासनिक जो उपबंध हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ये देखा गया कि राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष हो केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण भी बना रहे, क्योंकि देश की एकता और मजबूती के लिए आवश्यक है कि केंद्र सरकार मजबूत हो। तो 2 प्रकार के उपबंध हमारे यहाँ हैं। पहले में वो प्रावधान है जिनमें राज्यों के ऊपर केंद्र सरकार का नियंत्रण है, दूसरा राज्यों में परस्पर सौजन्य, समन्वय और सहयोग स्थापित करने के उपाय हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं राज्यों के ऊपर संघीय नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं। दरअसल जब इमरजेंसी लगती है, संकट काल होता है, तो राज्य सरकारों के ऊपर केंद्र का नियंत्रण पूरी तरह होता है। जैसे अनुच्छेद 352 लगा हो, अनुच्छेद 356 लगा हो, अनुच्छेद 360 लगा हो, तो संकट काल की स्थिति में तो केंद्र का राज्यों पर पूर्णतः नियंत्रण रहता है। लेकिन सामान्य काल में भी केंद्र सरकार जो है राज्यों को नियंत्रित कर सकती है कुछ सीमा तक। तो नियंत्रण के कौन कौन से साधन आइए देखते हैं। सबसे पहला है राज्य सरकारों को निर्देश। ये व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। इसमें अनुच्छेद 256 में लिखा गया है कि राज्य जो है अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, अपनी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से कि संसद ने यदि कोई कानून बना रखा है तो उस संसदीय कानून की पालना सुनिश्चित हो, और यदि संघीय कार्यपालिका चाहे तो इस संबंध में राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकती है। कहने का मतलब ये है कि संसद के द्वारा जो कानून बनाए हैं उनको लागू करने में यदि राज्य
क्या नाम है आनाकानी कर रहा है या राज्य जो है सही ढंग से उनको लागू नहीं कर रहा, तो केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश प्रदान कर सकती है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए उस कानून का राज्य में प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित करावे। तो ये अनुच्छेद 256 में प्रावधान है। अनुच्छेद 257 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो उनके प्रयोग में राज्य के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो, ये सुनिश्चित राज्य करेगा। और केंद्र सरकार चाहे तो इसके लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। इसमें अनुच्छेद 257 में एक प्रावधान और किया गया है कि जो सामरिक महत्व की यानी सैन्य महत्व की या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली सड़क है, दूरसंचार के साधन हैं, रेलवे है, उन सब की निर्माण, उनकी देखभाल और संरक्षण के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती है। और यदि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो वो खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा दे होगा। यानी जो सड़क है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, रेलवे है, रेलवे के पथ हैं, इसके अलावा जो संचार साधन जो हैं, उन सभी के लिए केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश प्रदान कर सकता है और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकता है। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत एक प्रावधान और किया गया है कि यदि केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं और राज्य द्वारा उन निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो ये समझा जाएगा कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा और उस समय राष्ट्रपति जो है उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, वहाँ संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा कर सकता है। यानी राज्य सरकारों द्वारा केंद्रीय निर्देशों की पालना करना आवश्यक है। दूसरी जो इसमें बात है कि राज्य सरकारों को संघीय कर्तव्य सौंपना, यानी केंद्र सरकार चाहे तो अपने कुछ काम निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुच्छेद 258 के अनुरूप राज्यों को सौंप सकती है, अपने प्रशासनिक कार्य राज्यों को सौंप सकती है। राज्य भी चाहें तो संघ की अनुमति से संघ को प्रशासनिक कर्तव्य सौंप सकते हैं। केंद्र के द्वारा जब राज्यों को कोई प्रशासनिक काम सौंपे जाते हैं तो उसमें जो भी खर्चा आता है वो खर्चा केंद्र सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। तीसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। दरअसल हमारे संविधान में केंद्र की सेवाएं अलग हैं जिनको केंद्रीय सेवाएं बोलते हैं, राज्यों की सेवाएं अलग हैं, लेकिन कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो केंद्र और राज्य दोनों जगह कार्य करती हैं। जैसे अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और अखिल भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी होते हैं वो केंद्र और राज्य दोनों में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 300 ये अखिल भारतीय सेवाएं बनती कैसे हैं? अनुच्छेद 312 में राज्यसभा को कुछ विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा को नहीं है, उन्हीं में से एक है अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा के जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया जा सकता है। इन सेवाओं के सदस्यों के जो वेतन भत्ते हैं वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उनकी वेतन श्रृंखला और अन्य उपलब्धियां भी जो है वो केंद्र सरकार सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं इनकी नियुक्ति, इनका प्रमोशन, इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है या अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है तो वो करने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनको सैलरी कौन देते हैं? राज्य देते हैं। तो ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनके माध्यम से राज्य सरकारों पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है, क्योंकि ये जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी होते हैं इनकी भक्ति जो है केंद्र सरकार के प्रति अधिक और राज्यों के प्रति कम होती है, क्योंकि इनका प्रमोशन, इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सब जो है केंद्र पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा है सहायता अनुदान। अनुच्छेद 275 के अनुसार जो है राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता और अनुदान केंद्र द्वारा दिए जाते हैं। दरअसल आप जानते ही आर्थिक युग है और इसमें बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। राज्यों को कोई योजना लागू करनी है, कोई बड़ी योजना या जन कल्याणकारी कार्यक्रम लागू करना है तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए और पैसे के राज्यों के वित्तीय स्रोत बहुत कम होते हैं। तो केंद्र सरकार अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अनुदान देती है, सहायता देती है। अब वो क्या करती है कि कोई राज्य अगर मान लो केंद्र सरकार के विरुद्ध आचरण करता है, केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना नहीं कर रहा है, या उसमें केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार है, राज्य में दूसरे दल की सरकार है, दोनों में परस्पर समन्वय नहीं है, विरोधी दलों की सरकारें हैं, तो उन राज्यों को अनुदान और सहायता केंद्र के द्वारा नहीं दी जाती है।
और अगर दी भी जाती है तो शर्तें लगाकर उनके व्यय को नियंत्रित किया जाता है। तो कहने का मतलब सहायता अनुदान जो है ये केंद्रीय नियंत्रण का एक प्रभावी उपाय है, जिसके माध्यम से राज्यों को नियंत्रित केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। पांचवा है आपातकाल की घोषणा। इसकी बात अपन कर चुके हैं पिछले कि जब अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा हो जाती है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, तो राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर संसद कानून बनाने लगती है और राज्यों के ऊपर केंद्र का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो ये अपन ने देखा कि अनुच्छेद 256 के तहत, अनुच्छेद 257 के तहत, अनुच्छेद 258 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत, 352 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्यों के प्रशासनिक तंत्र को नियंत्रित करती है। अब है कि अगर केंद्र राज्यों के बीच में कुछ मतभेद हो जाते हैं तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे दोनों में समन्वय होता रहे, क्योंकि कोई भी संघीय शासन प्रणाली जब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि केंद्र और राज्यों में परस्पर सहयोग नहीं हो। तो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का निपटारा करने के लिए और समन्वय के लिए हमारे यहाँ कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे पहला है सबसे संघीय क्रियाओं, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना, यानी अनुच्छेद 261 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में हर जगह संघ की और जो प्रत्येक राज्य है उसकी जितनी भी जो ये पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं, सार्वजनिक क्रियाएं हैं, उनको, उनके डॉक्यूमेंट्स को, अभिलेखों को और उनकी जो जुडिशियल जो एक्शंस हैं, न्यायिक जो कार्रवाइयाँ हैं, उनको पूरे भारत क्षेत्र में मान्यता दी जाएगी और इसका निर्धारण संसद कानून बनाकर करेगी। भारत के राज्य क्षेत्र में मान लो किसी भाग में किसी दीवानी कोर्ट ने, कोई सिविल कोर्ट है, दीवानी न्यायालय, उसने कोई निर्णय दिया तो वह उस राज्य क्षेत्र के सभी भागों में लागू किया जाएगा। कहने का मतलब केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी अभिलेख हैं, जितनी भी न्यायिक कार्रवाई है, उनको पूरी तरह से मान्यता प्रदान की गई है और इसमें दोनों परस्पर सहयोग और समन्वय के आधार पर कार्य करते हैं। दूसरा है अंतर्राज्यीय नदी और नदी के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 262 में यह प्रावधान किया गया है कि ये जो नदियों के जल के बंटवारे को लेकर या जलाशयों के जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद होते हैं, उन विवादों का निपटारा संसद कानून बनाकर करेगी। जैसे अपन ने सुना होगा कावेरी नदी जल विवाद है, ठीक है। अब ये कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये बहुत सारे स्टेट इसमें इन्वॉल्व थे। मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये विवाद है, आंध्र प्रदेश भी उसका हिस्सा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जल के बंटवारे को लेकर विवाद होते हैं, जैसे नर्मदा नदी के जल के बंटवारे को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के मध्य विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। तो ये जल के बंटवारे को लेकर जो विवाद होते हैं कि भाई पानी पर अधिकार किसका, क्योंकि नदियाँ तो कोई सीमाएं देखती नहीं है, वो एक राज्य से निकलती है, दूसरे राज्य में प्रवेश करके तीसरे राज्य में चली जाती हैं। तो उस पानी के ऊपर जो बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं या बिजली उत्पादन किया जाता है, तो इसको लेकर राज्य सरकारों में अक्सर टकराव होता रहता है। तो ये प्रावधान संविधान में किया गया कि उस टकराव का निपटान संसद कानून बनाकर करेगी और संसद चाहे तो ये डिसीजन भी कर सकती है, कोई भी कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 262 के तहत राज्यों के आपसी विवाद, जल संबंधी विवादों का निपटान करने की शक्ति किसको दी गई है? केंद्र को दी गई है, संसद को दी गई है। तीसरा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अनुच्छेद 263 के तहत, यह एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 1990 में की गई थी और कौन से अनुच्छेद के तहत की गई थी? 263 के तहत की गई थी। ये अंतर्राज्यीय परिषद करती क्या है? दरअसल इसका जो प्रमुख कार्य है वो राज्यों के मध्य जो आपसी विवाद होते हैं उन विवादों का ये परीक्षण करती है और फिर परामर्श देती है कि उन विवादों का निपटारा कैसे किया जाए। पहली बार जून 1990 में राष्ट्रपति ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की थी, यानी ये राज्यों के मध्य आपसी विवादों को निपटाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद भी एक महत्वपूर्ण साधन है। चौथा है क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना। दरअसल हर क्षेत्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो पूरे भारत में इन क्षेत्रीय समस्याओं के निदान के लिए जो है 5 क्षेत्रीय परिषद स्थापित की हैं, यानी पूरे भारत को 5 जोन में बांटा गया है। उस क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष है वो कोई न कोई केंद्रीय मंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये राष्ट्रपति जो क्षेत्रीय जो मामले होते हैं उनको निपटाने का कार्य करती है, यानी एक या एक से अधिक राज्यों के जो क्षेत्रीय मामले होते हैं उनको क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से सुलझाने का कार्य किया जाता है। लेकिन उस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? कोई केंद्रीय मंत्री होता है। तो ये परस्पर समन्वय के लिए व्यवस्था की गई है। इस प्रकार राज्यों के मध्य जो आपस में व्यापार और वाणिज्य है उनके संबंध में जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए अनुच्छेद 307 के तहत संसद एक प्राधिकारी नियुक्त करती है। कौन नियुक्त करती है? संसद।
यानी केंद्र के द्वारा नियुक्ति उसकी की जाती है और ऐसी शक्तियाँ और कार्य उसको सौंपे जाते हैं कि राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य समुद्र रूप से होता रहे, राज्यों में आपसी टकराव को बढ़ावा न मिले। तो अपन ने देखा कि राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए जो है अनुच्छेद 261, 262, 263 व्यापार है उसको जो लागू करने के लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान किए गए हैं। क्षेत्रीय परिषदें भी स्थापित की गई हैं। इसके अलावा जैसे निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जाती है केंद्र के द्वारा, लेकिन वह संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के चुनाव संपन्न कराता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी केंद्र द्वारा होती है, लेकिन वो केंद्र के साथ साथ राज्यों का लेखा परीक्षण भी करता है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र करता है, लेकिन वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये सारे प्रावधान केंद्र राज्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए हमारे यहाँ किए गए हैं। अब केंद्र राज्यों के मध्य प्रशासनिक विवाद बहुत बड़े हैं। दरअसल चौथे आम चुनाव से पहले तो क्या था कि केंद्र और राज्यों में दरअसल ज़्यादातर जगह कांग्रेस की सरकारें थी। केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार थी ही थी। चौथे आम चुनाव से पहले 1967 से पहले ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन 1967 के पश्चात एक दलीय प्रधानता की स्थिति खत्म हो गई और बहुदलीय प्रतियोगी राजनीति शुरू हो गई। यानी कई राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। अब जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार, राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें, तो उनके बीच में टकराव शुरू हो गया। अब ये गैर कांग्रेसी राज्य जो थे अविश्वास और शंका की दृष्टि से केंद्र को देखने लगे। यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए थे और वो क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे और केंद्र की शक्ति को कम करना चाहते थे। तो उनके द्वारा जो है ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, इस प्रकार के झगड़ों को बढ़ावा दिया गया कि उनकी ताकत में वृद्धि हो जाए। ये गैर कांग्रेसी दलों के मुख्यमंत्री छोटी छोटी बात को तुल देते थे, बार बार केंद्र के विरुद्ध शिकायतें करते। इससे दोनों के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ और उसी के तनाव का एक सबसे बड़ा कारण रहा है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद जो है आज बड़ा टकराव का मुद्दा बना हुआ है। राज्यपाल की भूमिका बड़े संदेह के दायरे में आ गई है और अक्सर केंद्र राज्यपाल की भूमिका को लेकर टकराव की स्थिति में रहते हैं। जैसे थोड़े दिनों पहले राजस्थान में जो सियासी उठापटक हुई उसमें राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठे। कर्नाटक में जो सरकार थी उसमें राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठे, क्योंकि कारण यह है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है और वो उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब राज्यपाल जो है वो केंद्र के एजेंट के रूप में ज़्यादा कार्य करता है और राज्य के संवैधानिक मुखिया के रूप में कम काम करता है। वह राज्य सरकार के कार्यों में अड़ंगा डालने की नीति पर चलता है, ये बात सर्वविदित है। तो जब गैर कांग्रेसी सरकारें जब 1967 में स्थापित हुई तो राज्यपाल को की भूमिका को लेकर दोनों के मध्य टकराव हुआ, क्योंकि राज्यपाल जो है उसकी निष्पक्ष भूमिका नहीं थी। जैसे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल धर्मवीर की भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया। बाद में राज्यपाल धर्मवीर को स्थानांतरित करना पड़ा। ऐसे 1982 में हरियाणा में राज्यपाल तपासे की भूमिका को लेकर तमाशा हुआ। 1984 में जम्मू कश्मीर का जो राज्यपाल था जगमोहन, उसकी भूमिका को लेकर विवाद हुआ। और इसके अलावा 1997 में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे रोमेश भंडारी, उन्होंने कल्याण सिंह की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। बाद में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और फिर पुनः उस सरकार को बहाल करना पड़ा राज्यपाल को, रोमेश भंडारी को। बिहार के जो राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी, उनकी भूमिका भी बड़ी विवादास्पद रही। अभी राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल थे कलराज मिश्र, उनकी भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि राज्यपाल का जो पद है वो केंद्र राज्यों के मध्य टकराव का एक बड़ा कारण है। दूसरा है नौकरशाही। नौकरशाही जो अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रित करती है। केंद्र और राज्यों में अलग अलग जो है सरकारें काम करती हैं, अलग अलग सेवाएं होती हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं के जो अधिकारी होते हैं वो राज्यों में उच्च प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं और उनकी वफादारी राज्य की बजाय केंद्र के प्रति ज़्यादा होती है। चौथे आम चुनाव के बाद में बड़े सवाल उत्पन्न हुए। पहला सवाल तो ये कि क्या नौकरशाही गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों की नीतियों का क्रियान्वयन उसी उत्साह और प्रतिबद्धता से करेगी जिस उत्साह से अब तक वो कांग्रेस सरकारों की नीतियों को लागू करती थी। दूसरा सवाल ये आया कि ये जो अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी होते हैं केंद्र सरकार के एजेंट होते हैं और राज्य की नीतियों को ढंग से लागू नहीं करते। तो कई राज्यों ने अखिल भारतीय सेवाओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारी जो राज्य की सेवाएं होती हैं उसका विस्तार रुक जाता है और स्थानीय लोगों को उच्च पदों पर जाने का मौका नहीं मिलता। राज्यों की स्वायत्ता भी कम होती है।
तीसरा, इनका वेतन बहुत भारी भरकम होता है जिनका भार राज्यों को उठाना पड़ता है। तो इससे केंद्र और राज्य संबंधों में कटुता उत्पन्न हुई, क्योंकि जो अखिल भारतीय सेवा के जो आईएएस और आईपीएस होते हैं, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का अधिकार, इनकी पदोन्नति का काम, इनकी नियुक्ति का काम संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर केंद्र ही करता है। तो राज्यों के प्रति ये ज़्यादा अपनापन नहीं दिखाते हैं। तीसरा था कानून और व्यवस्था के मसलों पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। मैंने जैसा कि आपको बताया, अनुच्छेद 256, 257 के तहत केंद्र जो है राज्यों को निर्देश दे सकता है। अब ये जो राज्य अगर इन निर्देश तो इससे बड़ा टकराव उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए किसी राज्य के अंदर केंद्र की संपत्ति है और उसकी सुरक्षा राज्य न करे तो केंद्र सरकार क्या करेगी? तो इसमें कई बार ये हुआ है कि कर तो ये सकती है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को घोषित करके राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 उस राज्य में लागू किया जा सकता है। कई बार राष्ट्रीय जो संपत्ति होती है, नेशनल जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सीआरपीएफ को तैनात किया जाता है और कई से स्टेट और सेंटर में बड़ा टकराव उत्पन्न हुआ है। जैसे केरल है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, इसके अंदर जो है राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए जब सीआरपीएफ की नियुक्ति की गई, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नियुक्ति की गई, तो दोनों में बड़ा टकराव हुआ। 1968 में जब केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी तो राज्यों को एक अध्यादेश के द्वारा निर्देश प्रदान किए गए कि इस हड़ताल को नियंत्रित करें, लेकिन केरल की जो कम्युनिस्ट पार्टी सरकार थी उसने इसको मानने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री जो नंबूरी पाद थे उस समय, उन्होंने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का प्रयोग राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए किया जा रहा है। थोड़े दिन पहले पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने भी बीजेपी सरकार पर, केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाए कि वो सीआरपीएफ के माध्यम से राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। तो ये राज्यों को जो निर्देश देने के जो मामले हैं, इसके कारण भी जो है केंद्र राज्य संबंधों में टकराव उत्पन्न होता है। राज्यों का कहना है कि ये शक्तियां वापस ली जाएं, लेकिन ये जरूरी है क्योंकि किसी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है केंद्र की, उसकी रक्षा के लिए सीआरपीएफ की नियुक्ति आवश्यक है। राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति का होना आवश्यक है। चौथा जो मामला है आर्थिक नियोजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि योजना आयोग जो एक संविधानेतर संस्था थी, जिसका जिक्र संविधान में नहीं था बल्कि मंत्री परिषद के एक प्रस्ताव के द्वारा ही उसकी नियुक्ति की गई थी, वो सुपरमैन बन के उभर आ गया था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों के लिए योजना बनाने का काम योजना आयोग करता था। उस योजना आयोग में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था। अब वह योजना आयोग योजना बनाते समय उन राज्यों को ज़्यादा महत्व देता था जहाँ केंद्र के अनुरूप दल की सरकारें हैं, उन राज्यों को कम महत्व दिया जाता था जिसके अंदर जो है केंद्र के विरोधी दल की सरकारें हैं। तो ये कहने का मतलब ये योजना आयोग जो था पूरे देश के लिए प्लानिंग करता था, उसी अनुरूप बजट जारी करता था और इसके माध्यम से व्यापार, वाणिज्य जैसे राज्य सूची के जो विषय थे उनके ऊपर भी केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो गया था। उस योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, उसमें कुछ केंद्रीय मंत्री होते थे, विशेषज्ञ होते थे और राज्यों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था। और नियोजन एक विषय है, आर्थिक नियोजन। प्रत्येक राज्य की एक आवश्यकता होती है कि उसे योजनाओं में बड़ा हिस्सा मिले, लेकिन उसको तय करता था प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला योजना आयोग। तो इसके कारण भी केंद्र राज्यों के अंदर जो है आर्थिक नियोजन के मसले को लेकर टकराव उत्पन्न हुआ। अभी नीति आयोग आया है, उसमें राज्यों को जो है प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद में भी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है ताकि संघात्मकता की जो भावना है उसको बल मिले, केंद्र राज्यों के मध्य टकराव कम हो। निष्कर्ष ये है कि हमारी संघीय व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है। जैसे अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, देश में एक जैसे फौजदारी कानून लागू किए गए हैं। हमारे यहाँ पर न्याय व्यवस्था जो है वो एकीकृत है, दोहरी नहीं है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मैंने आपको बताया, केंद्र के साथ साथ राज्यों का लेखा परीक्षण करता है। केंद्रीय चुनाव आयोग संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडलों का चुनाव भी निपटाता है। केंद्र सरकार को बहुत सारी समन्वयकारी शक्तियाँ दी गई है। अंतर्राज्यीय परिषद कार्य करती है, जलीय विवादों का निपटान करने के लिए संसद कानून बना सकती है, क्षेत्रीय परिषदें काम करती हैं। तो ये तय किया गया कि देश में प्रशासनिक एकरूपता बनी रहे, टकराव कम से कम हो, लेकिन फिर भी टकराव हो जाते हैं। खासकर नौकरशाही की भूमिका को लेकर और राज्यपाल के पद को लेकर ये टकराव बड़े उग्र होते रहे हैं। केंद्र सरकार की मजबूत प्रशासनिक शक्तियों के कारण नॉर्मन डी पामर एक विद्वान हुए हैं जिसने भारतीय संघ व्यवस्था को प्रशासनिक संघ कह के पुकारा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि किसका कथन है कि भारतीय संघ व्यवस्था एक प्रशासनिक संघ है। ये नॉर्मन डी पामर का कथन है। तो उम्मीद है आज आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। इन बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारे यहाँ देश की एकता और
अखंडता को बनाए रखना आवश्यक था। इसीलिए जो भी विधायी प्रावधान किए गए या प्रशासनिक प्रावधान किए गए उसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यद्यपि राज्य जो है वही केंद्रीय कानूनों को लागू करने का कार्य करते हैं, क्योंकि अगर राज्य सरकारें केंद्रीय कानूनों को लागू नहीं करें तो टकराव की स्थिति आ सकती है, गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। और राज्य के संघ के जितने प्रशासनिक करते हैं उनको लागू करवाने का काम भी राज्य द्वारा किया जाता है। तो राज्य और केंद्र परस्पर सहयोग के आधार पर भी कार्य करते हैं। कई बार जब विपक्षी दलों की सरकारें होती है तो टकराव भी हो जाता है, लेकिन उससे बड़ा मसला था देश की एकता और अखंडता का, और उसको बनाए रखने में हमारे संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट और व्यापक उपबंध किए हैं। आज का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है कि आप केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या करेंगे। पहला ये क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में विवाद के कारण क्या हैं। आप जो है इन दोनों प्रश्नों को आप हल करेंगे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने असाइनमेंट डालेंगे। इस संबंध में कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अधिकतम विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।